हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ये बायोलॉजी का चौथा लेक्चर है जिसमें हम पोषण टॉपिक को कवर करेंगे। चूँकि हम यह महेश वडवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? जो हमारी शरीर ग्रोथ करता है या किसी भी जीव का शरीर या मानव का शरीर जब ग्रोथ करता है तो उसमें कौन सी चीज की कमी से शरीर का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है? तो वो है प्रोटीन की कमी से शरीर में ग्रोथ कम हो जाता है, शरीर की वृद्धि रुक सकती है। आगे है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है। क्योंकि विटामिन ई के कई स्रोत हो सकते हैं लेकिन जो मुख्य स्रोत है वो दूध है। इसमें हम डायरेक्ट दूध से विटामिन ए की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? जिसमें प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो है मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। आगे एक नोट है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। जैसे हमारा ये स्किन है ना, ऊपर की एक जो परत है उसके नीचे वसा पाया जाता है जिसे हम फैट कहते हैं। वह ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में जो एनर्जी लॉस होती है तो उसके विरुद्ध एक कार्य करता है। ये नहीं तो एकाएक एनर्जी खत्म हो सकती है, वो उसको रोकने का कार्य करता है। आगे है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? शरीर में ऊतकों, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका में बहुत छोटी छोटी इकाइयां, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, गोल्जी इकाई, ये सब होते हैं। लेकिन जो मानव शरीर की मूलभूत इकाई है, जो सबसे छोटा अंग है, वो है कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इकाई का अर्थ वो होता है कि जिसके मिलने से किसी बड़े चीज का निर्माण हो, लेकिन उसका मूल वो हो। इसके 2, 4, 6, 8, 10 या फिर अलग अलग मिलके किसी एक मूल संरचना का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसका मूल वही हो। तो कोशिका, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, वो प्रोटीन की बनी होती हैं और कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। वही ऊतक प्रोटीन से बना होता है। ये कॉन्सेप्ट है उसका। आगे है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। आगे है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। तो कभी भी प्रश्न है, प्रोटीन पाचन में सहायक एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है। आगे है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग 45 ग्राम चाहिए प्रतिदिन प्रत्येक महिला को, जो सामान्य कार्यशील में संलग्न है। अगर ज़्यादा कार्यशील है तो उसके लिए कुछ अधिक भी हो सकता है। आगे है, एक नोट है कि स्तनपान करना जो कराती है महिलाएं हैं, उनको प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, नॉर्मल में हम क्रियाशील जो महिलाएं उन्हें 45 ग्राम, लेकिन जो स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं को लगभग प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे है, लार, जिसे हम स्लाइवा कहते हैं, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। जैसे हम आलू खाते उसमें स्टार्च होता है, या रोटी खाते उसमें स्टार्च होता है, तो उसको पाचन का कार्य लार करता है, स्लाइवा, जो हमारे मुंह में ही शुरुआत में ही उत्पन्न होता है। आगे है, अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? हम देखते हैं ना, गांव में तीसी होती है, तो तीसी किस चीज का प्रचुर मात्रा में किस चीज की प्राप्ति की जाती है तीसी से? वो है ओमेगा 3
वसीय अम्ल की प्राप्ति हम तीसी या अलसी से करते हैं। आगे है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। हम देखते हैं ना, हमारी ग्रास नली के बाद खाना आमाशय में जाता है, आमाशय से वो छोटी आंत में जाता है, जो एक बहुत लंबी संरचना होती है, इसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो जो छोटी आंत में ही सबसे अधिक पाचन भोजन का किया जाता है। आगे है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? जो मांस है उसकी तुलना में मछली को सुपाच्य एवं लाभदायक माना जाता है क्योंकि वह बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण जो मछली है उसको सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है मांस की तुलना में। जैसे हम चिकन मटन खाते हैं उसी तरीके से मछली भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं मांस की तुलना में मछली अधिक जल्दी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो लाभदायक भी होता है। और वो किस कारण होता है? क्योंकि उसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति होती है। आगे है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? हम देखते ना कभी कभी दूध खराब हो जाता है, तो वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता का संतुलन बनाए रखता है। याद रखिएगा, फास्फोरस, कभी प्रश्न है अम्लीयता और क्षारीयता का संतुलन कौन बनाए रखता है? वो है फास्फोरस। आगे है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है, जिसे हम लोहा कहते हैं। लौह तत्व की अधिकता पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। तो हम भी जानते हैं कि लगभग हरी चीज़ों में हमें आयरन की प्राप्ति होती है। आगे है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? कौन सा एंजाइम जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायक है? वो है रेनिन। जैसे प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दूध में पाया जाता है, तो जो दूध का प्रोटीन है वो उसको रेनिन डाइजेस्ट करता है। आगे है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन, क्योंकि हम हमेशा विटामिन ए तो लेते नहीं है, वो कहीं ना कहीं भंडारित होता रहता है, क्योंकि हमें विटामिन ए की आवश्यकता शरीर में लगभग अधिक मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में ही चाहिए लेकिन रेगुलर चाहिए, तो वो भंडारित होता है। तो विटामिन ए शरीर के किस अंग में भंडारित होता है? वो है यकृत। लीवर में विटामिन ए की जो मात्रा है वो भंडारित होती है। आगे है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? जो अधिकांश प्राणी है जो जीवित पदार्थ हैं, जैसे कोई प्राणी है उसमें जितने जीवित पदार्थ हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की होती है, लगभग 80% मात्रा प्रोटीन की होती है। आगे है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए सेब का विशेष महत्व होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पोटेशियम का स्रोत अधिक होता है। हृदय रोगियों को पोटेशियम अधिक चाहिए और सेब में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ एक नोट है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, शरीर में अवशोषित होने वाला जो पोषक पदार्थ है उसके भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक संश्लेषण किया जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। तो आप याद रखिएगा, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। आगे है, अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? हम देखते हैं ना, अल्फा केराटिन नामक जो शरीर में प्रोटीन होता है वो त्वचा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन, केराटिन प्रोटीन से स्किन बना होता है, इसीलिए अल्फा केराटिन त्वचा में पाया जाता है। आगे है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये सब
फैक्ट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग परीक्षाओं में क्योंकि डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन हैं वो डे टू डे लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये सब प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। ये सब प्रश्न अभी उतने ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन अब आने लगे हैं। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। आगे है गाय का दूध। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटेन, तो याद रखिएगा। आगे है गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो हम देखते हैं ना, गाय का दूध और भैंस के दूध में सफेदी में अंतर होता है, वहीं गाय का दूध थोड़ा पीला होता है। तो वो पीला रंग किस कारण होता है? गाय के दूध में कैरोटीन प्रोटीन उसमें पाया जाता है, इस कारण गाय के जो दूध होता है उसे पीला रंग पाया जाता है। आगे है दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध में जो, जैसे हम देखें दूध का पीलापन कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, लेकिन दूध का जो श्वेत रंग है, दूध सफेद क्यों है? तो वो है कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो आपको दो फैक्ट दूध के बारे में पता चल गया ना, कि अगर गाय का दूध पीला होता है तो किस कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन उसमें होता है। लेकिन दूध सफेद होता है तो किस कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। आगे देखते हैं किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा आंवले में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन आंवले में पाया जाता है। अगर कहीं तुलना भी की जाए तो आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। आगे है विटामिन डी का मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत कौन है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो सूर्य की किरणों से होता है। आगे है किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है? विटामिन डी और विटामिन बी3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। जैसे हम लेते जरूर हैं विटामिन डी बाहर से, लेकिन उसको जो कैप्चर करने का है, जैसे विटामिन कैल्शियम इसी विटामिन डी को बनाता है, शरीर के अंदर निर्माण करता है। आगे है इसीलिए हड्डियों का भी कैल्शियम और विटामिन डी से संबंध है। आगे है कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वो है विटामिन बी6। जैसे हम रात में कोई सपना देखता है तो कोई व्यक्ति सपना भूल जाता है और कोई नहीं भूलता है। तो जो भूल जाता है उसमें यह है कि उसमें विटामिन बी6 की कमी है, वो कम है, और जो नहीं भूलता उसमें उसकी प्रचुर मात्रा है। आगे है सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है क्या? सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। सब्जियों से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन प्राप्त होते हैं। आगे है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी। जैसे हम एक गिलास पानी पिए तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, तो ऐसा क्या उससे ऊर्जा मिलती है? तो नहीं, उससे कोई भी कैलोरी हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, 0 कैलोरी। आगे है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? जैसे हम देखते हैं पुलाव बनता है या कोई कुछ फेस्टिवल होते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली में है उसमें बासमती चावल उसी ओकेजन में बनते हैं, तो हम देखते हैं कि चूंकि वो छोटा सा चावल बड़ा क्यों हो जाता है पकने के बाद? तो वह एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल पकने पर लंबा हो जाता है। आगे है जब चावल को पकाया जाता है तो बासमती चावल लंबा हो जाता है, वह एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। आगे है दूध में कौन सा कैसेराइड उपस्थित होता है? सैकेराइड। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। सॉरी, हमने इसको कैसेराइड बोल दिया था। दूध में जो सैकेराइड उपस्थित होता है वो कौन सा होता है? तो लैक्टोज सैकेराइड दूध में उपस्थित होता है। आगे है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का
जो वैज्ञानिक नाम है वो है अस्कॉर्बिक अम्ल। आगे है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, यकृत को। हेपेटाइटिस मनुष्य के यकृत को प्रभावित करता है। आगे है किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? विटामिन के किसके संश्लेषण में सहायक है? वो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की भूमिका होती है। प्रोथ्रोम्बिन के जो विशिष्ट मतलब भूमिका होती है उसको संश्लेषित करने में विटामिन के की होती है। वैसे विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायक कराता है। आगे है पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में, तथा जो पौधों में होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो आप याद रखिएगा कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे है विटामिन क्या होते हैं? मतलब विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। जैसे हम जो विटामिन बाहर से ले रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि उसका संश्लेषण शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उससे बाहर से लेना पड़ रहा है। आगे है कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? एक खोजकर्ता है कैसिमिर फंक, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक ने। आगे है विटामिन ए से संपन्न किस पदार्थ को में से कौन सा है? विटामिन ए से संपन्न कौन सा है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या संचयित रहता है? जैसे विटामिन ए संचयित रहता है कॉड, यकृत जो तेल पाया जाता है उसमें, शकरकंद में, गाजर में और पालक आदि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है यहाँ पे एक नोट है मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि विटामिन ए की कमी से कितने रोग होते हैं। रतौंधी होता है, शरीर की वृद्धि में कमी आ जाती है, कॉर्निया अफेक्टेड होता है क्योंकि आंख से संबंधित है, और त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। आगे है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 का कोबालामीन है, तो आप इसको याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। आगे है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। खट्टे फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। आगे है किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होते हैं। आगे है थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक रूप है। आगे है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल में विटामिन B एवं C घुलनशील होते हैं। जल में विटामिन B एवं C घुलनशील होते हैं। आगे है पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? किन विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा एवं स्कर्वी नामक रोग होते हैं? तो पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी नामक रोग विटामिन C की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, जबकि पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। आगे है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी जो कि हमें सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है, वह उसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आगे है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। मुख्यतः यह बच्चों को होता है। आगे यहाँ एक नोट है कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। आगे है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी होती है? किस विटामिन की कमी से शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी क्षमता में कमी होती है और जनन क्षमता में कमी होती है? वो है स्कार्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी कहते हैं, स्कार्बिक अम्ल। आगे है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? जो संक्रमण रोधी होते हैं, जो संक्रमण से हमें बचाते हैं, वो विटामिन कौन होते हैं? विटामिन ए हमें संक्रमण से बचाते हैं। आगे है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट हमें विटामिन B12 से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट की प्राप्ति हमें विटामिन B12 से होता है। आगे है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? जब हम किसी अनाज का छिलका निकाल देते हैं तो वो छिलके किसके, कौन से विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं? तो वो विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत होते हैं। अनाज के छिलके विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, जो कि अनाज के छिलके से प्राप्त किया जाता है। आगे यहाँ पे कुछ नोट दिया है कि भोजन में रेशों का महत्व क्या है, उसके बारे में बताया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, जो हमारा भोजन है उसमें हम फाइबर क्यों लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावित संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्या है इसमें, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जो रेशा होता है, रेशे युक्त भोजन से ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जो हम ग्लूकोज लेते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो हमारी आंत है, आंत में ट्यूमर बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। आगे यहाँ एक नोट है, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि जो निर्माण है विटामिन सी का वो विटामिन डी के द्वारा ही होता है। जब हम प्रकाश लेंगे तो ही कैल्शियम का जो संश्लेषण होता है या शरीर में उसको विकास, उसका निर्माण कैल्शियम का विटामिन डी की उपस्थिति से ही होता है। अगर विटामिन डी कम हो जाता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम लेने पर भी वह उस तरीके से कार्य नहीं करता है। आगे है, यहाँ पे दीर्घ मात्रिक खनिजों के बारे में बताया गया है, जो अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो जैसे खनिज तत्व हैं जो हम अधिक मात्रा में लेते हैं, जैसे एक होता है ना कि हम जैसे नमक तो हम ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसमें आयरन नोक, सुई की नोक के बराबर लेते हैं। उसी तरीके से जो कुछ ज़्यादा मात्रा में लिए जाने वाले खनिज हैं वो हैं, खनिज के नाम और महत्व बताया गया है। जैसे कैल्शियम हम अधिक मात्रा में लेते हैं। कैल्शियम का महत्व यह है कि वह दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य करती है। कैल्शियम हमारे शरीर में रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। फास्फोरस भी हम अधिक मात्रा में लेते हैं। फास्फोरस का महत्व क्या है कि यह दांतों और हड्डियों की रचना में सहायक होता है। अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। एटीपी और डीएनए में भी फास्फोरस सहायक होते हैं। एटीपी मतलब ऊर्जा जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से होता है तो एटीपी के रूप में होता है, उसमें फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है गंधक, सल्फर भी हम अधिक मात्रा में लेते हैं। तो वो है कि सल्फर का महत्व यह है कि यह अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक होता है, गंधक, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं। पोटेशियम का सिंबल के है। पोटेशियम का महत्व यह है हमारे शरीर में कि यह अम्ल क्षार संतुलन रखता है, अम्ल क्षार को शरीर में संतुलित रखता है, जल का संतुलन रखता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायक होता है। आगे है क्लोरीन भी हम अधिक मात्रा में लेते हैं। क्लोरीन का महत्व यह हमारे शरीर में कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। आगे है सोडियम,
सोडियम का सिंबल Na होता है। सोडियम हमारे शरीर में ये महत्व रखता है कि अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, जल संतुलन रखता है और तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायक होता है। तो कहीं हम देख रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम का लगभग एक ही कार्य है शरीर में, कुछ मात्रा में ही सिर्फ अलग है। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हमारे शरीर में महत्व है कि ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक होता है। वैसे डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा बनती है या फिर अन्य उपापचयी जो डाइजेशन में सहायक क्रियाएं होती हैं, उनमें मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पे कुछ खनिज दिए गए हैं और प्रमुख स्रोत की कौन सा खनिज हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है। जैसे लोहा का प्रमुख स्रोत केला और खजूर हैं। पोटेशियम के प्रमुख स्रोत पालक हैं, सॉरी लोहा का तो पालक है और पोटेशियम का केला होगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिए हैं। पालक में से हमें सबसे अधिक खनिज, हमें खजूर से भी आयरन पाया जाता है, ये हमें पता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के तीनों सहायक हैं। आगे है मतलब कि लौह तत्व हमें पालक, केला और खजूर से प्राप्त होता है। पोटेशियम हमें पालक, केला और खजूर से प्राप्त होता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा। आयोडीन हमें आयोडीन युक्त सामान्य नमक होते हैं, जो सामान्य नमक है उससे हम आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। आगे है कैल्शियम की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है, दूध और अंडे से हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। आगे है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। जो हमारी किडनी में पथरी होती है उसको बनने से रोकता है मैग्नीशियम। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होगी तो हमारी किडनी में पथरी होने से बचेगी। आगे है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। तो आंवला खाने से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग नहीं होगा। आगे है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की किस अनुपात में होना चाहिए। एक संतुलित, जैसे एक आहार होता है, एक हम संतुलित आहार लेते हैं, उसमें विभिन्न पोषक तत्वों में संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि हमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना है। प्रोटीन वगैरह तो संतुलित आहार नहीं है, वो शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो हमारे शरीर में अगर संतुलित आहार लेना है तो हम कितना प्रोटीन लें, कितना वसा लें और कितना कार्बोहाइड्रेट लें, उनकी मात्रा या अनुपात क्या होना चाहिए। तो शरीर में संतुलित आहार के लिए 1/2 प्रोटीन हो, 1/4 वसा हो और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इससे हमारा शरीर में जो आहार ले रहे हैं वो संतुलित रहेगा। आगे है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो है वसा से हमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है किसकी कमी से क्रिटिनिज्म या मंद बुद्धि एवं बौनापन रोग हो जाता है। हमारे शरीर में हम क्रिटिनिज्म क्या है, मंद बुद्धि एवं बौनापन, क्रिटिनिज्म। और यह किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से मंद बुद्धि और बौनापन आता है और इसे हम क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। मंद बुद्धि एवं बौनापन को क्रिटिनिज्म भी कहा जाता है। और यह किसकी कमी से होते हैं रोग, तो आयोडीन की कमी से। आगे है आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग भी होता है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में है उनके रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन है वो विटामिन ए है, जो हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे है यहाँ पे विटामिन के कार्य दिए गए हैं। इसमें बताया गया है विटामिन क्या करते हैं कि विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा भी करते हैं। जो विटामिन होते हैं हम शरीर में विभिन्न रोगों की रक्षा के लिए यूज़ करते हैं। और यह हमारी जो उपापचयी का अर्थ होता है जो हम पचाते हैं शरीर में, जो हमारे शरीर में लगता है, खून बनता है या कुछ होता है, वो क्रिया उपापचयी क्रिया कहलाती है और वो विटामिन से हमें अधिक बल मिलता है। आगे है यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और सी को छोड़कर सभी
जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से वो हैं। वो हैं विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं विटामिन ए का मुख्य स्रोत हैं। कार्यकी पर विटामिन ए का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम कार्यकी का अर्थ यह होता है हमारे शरीर में हम जैसे हाथ चलाते हैं, देखते हैं, पैर चलाते हैं, शरीर हमारा कार्य करता है तो कार्यकी कहलाती है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन ए की कमी से ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए से हमें क्या होता है? दृष्टि रंगों का संश्लेषण होता है विटामिन ए की उपस्थिति से। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास होता है विटामिन ए के होने से। कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन की ए की कमी होगी तो कार्निया और जो त्वचा की कोशिकाएं हैं उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आगे है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज है, तो वो है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका मुख्य स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमें अन्य से तो विटामिन डी प्राप्त हो रहा है लेकिन मुख्य स्रोत सूर्य है। यहाँ पे कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है विटामिन डी का? यह कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचयन करता है, हड्डियों और दांतों में वृद्धि करता है। विटामिन डी से हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैल्शियम है जो हड्डियों के लिए आवश्यक है, फास्फोरस हड्डियों के लिए आवश्यक है, उसके उपापचय में विटामिन डी का महत्वपूर्ण रोल है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसे हम ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमेलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और भी वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है, जो वयस्क बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स रोग हो जाता है। सूखा रोग होता है। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, जिसे हम टेकोफेरॉल भी कभी कभी कहते हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसका मुख्य स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, और यह सोयाबीन से भी प्राप्त होता है। इसका कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है कि यह कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। लेकिन विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो जनन क्षमता में अच्छी भूमिका निभाता है वो विटामिन ई। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। आगे है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसका मुख्य स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये कार्य की जो हमारे शरीर में मुख्य भूमिका इसकी होती है क्या? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। विटामिन के का मुख्य स्रोत हमारे शरीर, मुख्य कार्य हमारे शरीर में है कि यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। वैसे तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य कार्य की है वो है कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन में के संश्लेषण में सहायक होता है विटामिन के। लेकिन विटामिन के की कमी से क्या होता है कि चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त का स्राव होता है। जैसे अगर हमारे कहीं चोट लग गया और अगर रक्त का थक्का नहीं बना तो खून तो बहता रहेगा, तो वो खून जो किसी का बहता रहता है किसी का रुक जाता है, वो विटामिन के लेवल से पता चलता है। आगे है, अब हम देख लिए ना कि जो वसा में घुलनशील, अब जल में घुलनशील विटामिन हमने देखा विटामिन बी और सी। हम इसको ट्रिक से याद रखते हैं। गई भैंस पानी में, बी सी से भैंस हो गया, और पानी में, पानी मतलब जल में घुलनशील। तो यहाँ पे नाम है
अब विटामिन बी है तो विटामिन बी के कई उप विटामिन्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5 ऐसे करके B12 तक हैं। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, मुख्य स्रोत क्या है B1 का? तो अनाज से, फलियों से, सोयाबीन से, अंडा से, मांस से के सह एंजाइम्स के घटक होते हैं जो विटामिन B1 का स्रोत हैं। कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम का घटक होते हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? वेरी नामक रोग होता है। आगे है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम साइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम B2, 2 से राइबो हो गया, क्योंकि देखिए 2 ऐसे बनता है वैसे रा भी बनता है, तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसका मुख्य स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन B2? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस से हमें विटामिन B2 प्राप्त होता है। विटामिन B2 का कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स हम जानते हैं कि विटामिन B2 उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स FAD तथा FNM का घटक होता है। लेकिन विटामिन B2 की कमी से हमें कीलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से हमें कीलोसिस नामक रोग होता है, कीलोसिस जिसे हम कहते हैं। आगे है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल विटामिन 3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का मुख्य स्रोत ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां हमें विटामिन B3 के मुख्य स्रोत हैं। कार्य विटामिन B3 का हमारे शरीर में है कि यह उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स NAD और NADP का घटक है। लेकिन कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आगे है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथीनिक है। पेंटोथीनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। मुख्य स्रोत क्या है विटामिन B5 का? टमाटर, मूंगफली, गन्ना विटामिन B5 के मुख्य स्रोत हैं। कार्यकी पर ये विटामिन B5 का हमारे शरीर में कार्य है कि सह एंजाइम A का घटक है। लेकिन इसकी कमी से, विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। आगे है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का मुख्य स्रोत है दूध से हमें प्राप्त होता है, ईस्ट से, अनाज से, मांस से, यकृत से हमें विटामिन B6 प्राप्त होता है। विटामिन B6 हमारे शरीर में कार्य करता है, यह अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। लेकिन विटामिन 6 की कमी से, जो विटामिन 6 है उसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन हो जाती है। आगे है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। मुख्य स्रोत विटामिन B7 का है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। लेकिन विटामिन 7 का हमारे शरीर में कार्य क्या है? तो विटामिन B7 हमारे शरीर में वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। लेकिन विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, या बाल झड़ते हैं विटामिन B7 की कमी से। आगे है विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ग्रुप होता है ना फोलिक अम्ल का, उसका विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का मुख्य स्रोत क्या है? हमें विटामिन B9 कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हरी पत्तियों से,
यकृत से, सोयाबीन से, यीस्ट से और फलियों से। विटामिन बी9 का हमारे शरीर में कार्य क्या है, कार्य की में क्या भूमिका निभाता है, तो वह है वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करता है, डीएनए का संश्लेषण करता है। लेकिन विटामिन बी9 की कमी से रक्त क्षीणता होती है और वृद्धि में कमी आती है। आगे है विटामिन बी12, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का नाम है। विटामिन बी12 मुख्य रूप से हमें दूध से, आंत के बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। मुख्य स्रोत दूध है और आंत के बैक्टीरिया हैं। विटामिन बी12 का हमारे शरीर में वृद्धि रुधिराणुओं के निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कार्य करता है विटामिन बी12। लेकिन विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार में सहायक होता है। अर्थात विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त की क्षीणता हो जाती है, तंत्रिका तंत्र के विकार उत्पन्न हो जाते हैं या तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, कमी हो जाती है, जैसे तंत्रिका तंत्र टेढ़ा हो सकता है। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला है, नींबू है, खट्टे फल हैं और टमाटर हैं। विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या कार्य है कि अंतराकोशिकीय सीमेंट का कार्य करते हैं, कोलेजन तंतुओं का कार्य करते हैं। कोलेजन मतलब जोड़ते हैं, तंतुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। तो हमारा ये ऐसा था कि जल में घुलनशील 2 विटामिन थे, विटामिन बी और सी। बी के हमने देखे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। इसमें से अगर हम एक सीरीज में देखें तो विटामिन बी के हम 10 सब पार्ट देखेंगे, जिसमें विटामिन 4 और विटामिन 8 नहीं है। तो ये याद रखिएगा, विटामिन बी सी जल में घुलनशील, गई भैंस पानी में। और यहाँ पे एक नोट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य है रक्त अस्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ना, विटामिन के का हम रक्त थक्का तो रटते रहते हैं, लेकिन यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भी सहायक होता है। इसका मुख्य कार्य यही है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो कई बार यही पूछा जाता है, फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन के का। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बायोलॉजी का चौथा लेक्चर था, जिसमें हम पोषण अर्थात न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। क्योंकि हमारे ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं जो वर्तमान की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो डे टू डे लाइफ, जो डेली हमारी प्रॉब्लम्स हैं साइंस से रिलेटेड, उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए इस लेक्चर को, तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।